एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का संबंध उद्यान विज्ञान से है और उद्यान विज्ञान में एक नाम आपने सुना होगा जिसे कहा जाता है पीएचटी। आपने नाम सुना होगा, उसे कहा जाता है पीएचटी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। उसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है फल परिरक्षण, फ्रूट प्रिजर्वेशन। देखिए, परिरक्षण की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? फलों और सब्जियों को इस तरह से रखना कि वो खराब ना हो पाए, सड़ न जाए, उनपे किसी बैक्टीरिया, किसी सूक्ष्म जीव का संक्रमण न हो जाए। इसी चीज को हम बोलते हैं फलों का परिरक्षण करना। और आप एक चीज याद रखिएगा कि इंडिया के अंदर अभी तक जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, सपोज अगर 100 प्लांट का प्रोडक्शन हुआ तो उसमें से केवल 2 से 3% पादपों या फलों या सब्जियों का ही परिरक्षण किया जाता है। और यही चीज विकसित देशों में 80 से 90% तक है। तो देखिए, अपने भारत में अगर आपसे पूछें कि कितना प्रतिशत फलों को प्रिजर्व किया जाता है या परिरक्षित किया जाता है, तो उसका आंसर है ओनली 2 से 3%। बाकी सब खराब हो जाता है। तो देखिए, इसीलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि अगर अपना प्रोडक्शन को हम अच्छे से संभाल पाएंगे तो उसका हम इजीली अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, उसकी उपयोगिता बढ़ पाएगी। और अगर एक्स्ट्रा अगर उसका प्रोडक्शन होता है तो हम इसको आगे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है फल परिरक्षण। ठीक है, अब देखिए, जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये हमको कैसे पता लगेगा कि फल खराब हुए हैं? तो इस संबंध में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है निकोलस एपर्ट। 1800 के आसपास 1800 के आसपास इन्होंने सर्वप्रथम यह बताया था कि फलों या सब्जियों के खराब होने का कारण एयर है, हवा। हवा क्यों? ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? हवा में पाए जाते हैं। और वो हवा के थ्रू ही फलों या सब्जियों में प्रवेश करते हैं और उसे खराब कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे बोले कि इसका पता कहाँ से लगाया था, किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो निकोलस एपर्ट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह बताया कि सारे स्पॉइलेज, सड़ने का जो कारण है वो मुख्य रूप से क्या है? हवा है। याद रखिएगा। और ऐसे भी आप इनको जानते होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कैनिंग कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, इनको फादर ऑफ कैनिंग कहा जाता है। कैनिंग को बोलते हैं हिंदी में डिब्बाबंदी। डिब्बाबंदी के पिता किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर है निकोलस एपर्ट, फादर ऑफ कैनिंग। तो सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि सारे जो फल और सब्जियां सड़ते हैं, उनके सड़ने का मेन कारण क्या है? उनके सड़ने का मेन कारण है हवा। अब देखिए, जब हम परिरक्षण की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है। परिरक्षण दो प्रकार का होता है, ये आप जानते हैं। एक को कहा जाता है अस्थायी परिरक्षण। अस्थायी का मतलब कुछ समय के लिए। और दूसरा होता है स्थायी परिरक्षण, लंबे समय के लिए। इसको कहा जाता है टेम्परेरी और इसको कहा जाता है परमानेंट। टेम्परेरी प्रिजर्वेशन में कौन कौन से शब्द आते हैं या कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। और परमानेंट के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं टेम्परेरी अस्थायी परिरक्षण की। अस्थायी परिरक्षण का सबसे पहला पॉइंट है सफाई, क्लीनिंग। सबसे पहले आपके जो भी फल या पादप, फल या सब्जियां हैं, उनको क्लीन करिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, उस इंपॉर्टेंट वर्ड को ये कहा जाता है एसेप्सिस। 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 एसेप्सिस का मतलब क्या होगा? अभी आपको बताया था कि जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे सड़ते हैं। तो उनका आंसर आपने क्या बताया था? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों की संख्या को कम करना। सूक्ष्म जीवों की संख्या को कम करना। सूक्ष्म जीव जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
सूक्ष्म जीवों की संख्या को कम करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसेप्सिस बोलते हैं। इसके अलावा देखेंगे, अगर हम आपसे और बात करें कि अस्थायी के और कौन कौन से उदाहरण हैं अस्थायी, आपने अभी बताया सफाई, दूसरा आपने बताया एसेप्सिस। तो देखिए, जब हम जानते हैं कि ये सारे सूक्ष्म जीव हवा के थ्रू प्रवेश करते हैं, तो आप जो भी उत्पाद तैयार कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट को बचा रहे हैं, उसमें से क्या होना चाहिए? वायु का निकास, एक्सक्लूशन ऑफ एयर, वायु का निकास। चौथा, नमी, नमी का भी निकास, जो नमी होती है उस नमी को भी आप निकाल दीजिए। चौथा, कम तापमान, कुछ फलों या पादपों पे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कम तापमान पे क्रिया नहीं कर पाते, तो कम तापमान। कुछ ऐसे होते हैं जो अधिक तापमान पर क्रिया नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम लिख रहे हैं अधिक तापमान। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है, वो इंपॉर्टेंट शब्द होता है जिसे आप जानते हैं, उसे कहा जाता है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण में क्या होता है? सूक्ष्म जीवों को इनएक्टिव कर दिया जाता है, वो क्रियाशील नहीं होते हैं, अक्रिय हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पाश्चुरीकरण। तो आपसे पूछ रहे हैं कि पाश्चुरीकरण किस तरह के परिरक्षण का उदाहरण है, तो वो है अस्थायी परिरक्षण का। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वो सब के सब किसके उदाहरण है? अस्थायी परिरक्षण के उदाहरण है। अब देखिए, अस्थायी परिरक्षण के बाद में जब हम बात करें स्थायी परिरक्षण की, तो नेक्स्ट पॉइंट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्थायी परिरक्षण। ये तो थे सारे पॉइंट किसके? अस्थायी के। अब हम बात करते हैं स्थायी रूप से, अगर उसको लंबे समय तक किसी प्रोडक्ट को आपको बचा के रखना है, प्रिजर्व करना है, तो उस सारे तरीकों को कहा जाएगा परमानेंट प्रिजर्वेशन, स्थायी रूप से परिरक्षण। इसका सबसे जो मुख्य मुख्य जो बिंदु होगा, जो सबसे पहला जो टाइप है, वो टाइप आप जानते हो, अभी मैंने आपको बताया था पाश्चुरीकरण किसका था? पाश्चुरीकरण था अस्थायी का। अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्टरलाइजेशन, जिसको बोलते हैं निर्जमीकरण। निर्जमीकरण, स्टरलाइजेशन, ये चीज आप याद रखिएगा। पाश्चुरीकरण में क्या होता? बैक्टीरिया अक्रिय हो जाते हैं, क्रियाशील नहीं होते हैं। स्टरलाइजेशन के अंदर क्या होता है? सारे बैक्टीरिया का समूल नाश कर दिया जाता है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, समूल नाश। सारे बैक्टीरिया का समूल नाश किया जाता है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। इस प्रोसेस को कहा जाता है निर्जमीकरण। तो निर्जमीकरण कभी आपसे पूछ ले कि किस तरह का परिरक्षण का उदाहरण है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्थायी परिरक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट देखना, इसका दूसरा पॉइंट है वो है सुखाना, ड्राइंग। जो आपके फल या सब्जियां हैं उसको सुखाने से उसमें नमी, मॉइस्चर जो होती है, नमी की मात्रा कम हो जाती है। नमी की मात्रा अगर 10% से कम हो जाए, तो वहां पर सूक्ष्म जीव, जिसको आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, वो अपनी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो याद रखिएगा, पादपों या फलों, जो भी आपके फल या सब्जियां हैं, उनको आपको क्या करना है? सुखाना है। सुखाने से क्या हो जाएगा? उनमें नमी की मात्रा कम हो जाएगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तीसरा इसमें बिंदु आता है, वो तीसरा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहा जाता है किण्वन। किण्वन, फर्मेंटेशन। किण्वन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको हम बचा सकते हैं। किण्वन जो होता है वो 3 तरह का होता है, अगर आपने नाम सुना हो कभी किण्वन का, तो किण्वन जो होता है वो मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। 3 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो एल्कोहलिक किण्वन, दूसरा है एसिटिक अम्ल, और तीसरा है लैक्टिक। तो हम किण्वन की जब हम बात करते हैं, किण्वन, एल्कोहलिक किण्वन, एल्कोहलिक किण्वन, दूसरा है एसिटिक अम्ल किण्वन। पहला हमने लिखा एल्कोहलिक किण्वन, दूसरा हमने लिखा एसिटिक अम्ल किण्वन, और तीसरा हमने लिखा लैक्टिक अम्ल किण्वन। ये 3 तरह के किण्वन है। फर्मेंटेशन किण्वन और एल्कोहलिक
किण्वन, ये तीन तरह के आपके फर्मेंटेशन है। इन तीनों से हम अलग अलग उत्पादों को बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। जब हम एल्कोहलिक कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इसमें जो शुगर होती है, शर्करा होती है, वो यीस्ट की उपस्थिति में एल्कोहल में और CO2 में कंजर्व कर जा कन्वर्ट हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल है जो है अलग अलग तरह की वाइन्स जो होती है उसको हम इसी तरीके से प्रिजर्व करते हैं। एल्कोहलिक किण्वन का उदाहरण याद रखिएगा, सारी वाइन्स को हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से प्रिजर्व करते हैं। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है उसके थ्रू हम अचार और सॉस को प्रिजर्व करते हैं। अचार और सॉस, इसके प्रिजर्वेशन के लिए हम एसिटिक अम्ल किण्वन का उपयोग कर सकते हैं। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का उपयोग होता है। आपने सुना होगा दूध से दही बनाने में उपयोग करते हैं, और इसका जो मुख्य एग्जाम्पल है वो भी अचार। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, आपने नाम सुना होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, उसका इसमें उपयोग किया जाता है और इसमें इसको प्रिजर्व करते हैं। तो इस तरह से आपने फर्मेंटेशन के तीन उदाहरण देखे, एल्कोहलिक, एसिटिक और लैक्टिक अम्ल किण्वन। अब देखिएगा इसके बाद हम जब बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा इसका जो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ अलग अलग केमिकल्स का यूज करना। केमिकल, केमिकल प्रिजर्वेटिव, और उसमें मेन रूप से दो केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नाम सुना होगा KMS का। KMS, KMS का मतलब होता है पोटेशियम मेटा सल्फाइड, ये आपने नाम सुना होगा। और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है इसका KMS के अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है, आपने नाम सुना होगा, दूसरा है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, इन दो केमिकल का मुख्य रूप से हम उपयोग करते हैं स्थायी परिरक्षण के अंदर। अब देखिए KMS का जो नाम मैंने बताया वो आपको बताया, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। अब देखिए इसके अंदर जो गैस निकलती है वो एक गैस होती है इसके अंदर, जिसका प्रिजर्वेशन जिसके कारण से होता है वो है SO2 गैस। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो फल होते हैं वो कुछ रंगीन होते हैं, कुछ रंगहीन होते हैं। तो जो रंगीन फल हैं वहां पे हम इसका SO2 गैस का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये कलर को उड़ा देते हैं। तो याद रखिएगा रंगीन फलों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो हम इसमें किसमें करेंगे, रंगहीन फलों में। और सोडियम बेंजोएट का हम उपयोग करेंगे रंगीन फलों में। जो भी कलर्ड फ्रूट है उसके अंदर हम सोडियम बेंजोएट का उपयोग करेंगे। और अगर आपसे ऐसा पूछ लें कि इनके उदाहरण बता दीजिए, तो उदाहरण आप याद रखिएगा कि टमाटर, फालसा, जामुन और अनार। टमाटर, फालसा, जामुन और अनार, ये सब कैसे फल होते हैं, रंगीन फल होते हैं। इसलिए इनमें हम किसका उपयोग करेंगे, सोडियम बेंजोएट का उपयोग करेंगे। और जो रंगहीन होते हैं उन सब के अंदर हम किसका उपयोग करेंगे, KMS का उपयोग करेंगे। ये याद रखिएगा क्योंकि KMS क्या करता है, फलों के रंग को उड़ा देता है। तो इसका उपयोग हम वहां करेंगे जहाँ पे कलर्ड नहीं होता है। और इसके अंदर जैसे SO2 गैस होती है वैसे सोडियम बेंजोएट में अम्ल बनता है, उस अम्ल का नाम है बेंजोइक अम्ल। ये भी आप याद रखिएगा, बेंजोइक अम्ल। ये मुख्य रूप से दो केमिकल प्रिजर्वेटिव थे जिसका अपन उपयोग करते हैं। इसके अलावा अगर आपने एक नाम और सुना हो तो लास्ट में अगर हम पूछे और कौन होता है, तो CO2। जो सारे पेय पदार्थ होते हैं आपके कोल्ड ड्रिंक्स, उन कोल्ड ड्रिंक्स में जो प्रिजर्वेशन होता है वो सब किसके थ्रू होता है, CO2 के थ्रू होता है। ये चीज आप याद रखिएगा, CO2 के थ्रू हम जो भी पेय पदार्थ होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन किसके थ्रू करते हैं, इसी के थ्रू करते हैं। अब देखिए इसके अलावा हम कुछ चीजों का यूज करते हैं जो आप जानते हैं, जैसे नमक, शक्कर, ऑयल और एसिटिक अम्ल। इनका भी हम स्थायी रूप से परिरक्षण करने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो याद रखिएगा नमक कितना % लिया जाता है, इस पे प्रश्न बनता है तो उसका आंसर है 15%। शक्कर अगर आपसे पूछ लें तो इसका आंसर है
65 से 70%। और इसमें यह भी पूछते हैं कि शक्कर किस तरह से प्रिजर्व करती है, तो आप याद रखिएगा शक्कर वर्क करती है परासरण सिद्धांत के आधार पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। शक्कर किस तरह से वर्क करती है परिरक्षण के अंदर? परासरण सिद्धांत पर। ऑयल का उपयोग हम करते हैं अचार के अंदर। और चौथा लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का उपयोग भी हम किसके अंदर करते हैं? आपको ध्यान है अचार में भी हम इसका उपयोग करते हैं, जिससे क्या हो, वो खराब न हो पाए। अचार के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं, किसका? एसिटिक अम्ल का। तो देखिए, अगर आपसे कभी पूछ लें कि पेय पदार्थ को या किसी भी प्रोडक्ट को किस किस तरीके से हम बचा सकते हैं, तो इन सब का भी उपयोग करते हैं। और साथ में एक और विकिरण, रेडिएशन, इन सब तरीके से हम आपके फ्रूट्स, फलों या सब्जियों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पीएचटी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये दो तरह के सिद्धांत होते हैं, अस्थायी परिरक्षण और दूसरा होता है स्थायी परिरक्षण। इनके सारे प्रोडक्ट आप जानते हैं। जैसे शक्कर की बात करें तो इसके उदाहरण दो मेन है, जैम और जेली। जैम और जेली, इसके अंदर हम किससे करते हैं परिरक्षण? शक्कर से करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे अच्छा जैम किस 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 फल का बनता है, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं सेब। और अगर आपसे पूछें जेली सबसे अच्छी किसकी बनती है, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं अमरूद। क्योंकि देखिए, जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है पेक्टिन। याद रखिएगा, पेक्टिन। और वो पेक्टिन सबसे अधिक किस में मिलती है? गुआवा के अंदर मिलती है, अमरूद के अंदर मिलती है। अमरूद का वानस्पतिक नाम होता है सीडियम गुजावा। सीडियम गुजावा। तो कभी ऐसा प्रश्न पूछ लें कि जेली सबसे अच्छी किसकी बनती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमरूद की बनती है। आपसे कभी पूछ लें कि जैम सबसे अच्छी किसका बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जैम सबसे अच्छा किसका बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एप्पल। और अगर आपसे कभी पूछ लें कि कैंडी सबसे अच्छी किसकी बनती है, कैंडी, तो उसका आंसर हो जाएगा आंवला। कैंडी सबसे अच्छी किसकी बनती है, तो उसका आंसर हो जाएगा आंवला। याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछ लें कि जैम और जेली का टीएसएस कितना कितना होता है, टीएसएस, तो इनका याद रखिएगा, जैम का टीएसएस 65 होता है और जेली का टीएसएस 68 होता है। ये जैम का टीएसएस है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड। और जेली का टीएसएस अगर कभी आपसे पूछ लें तो उसका टीएसएस कितना होता है? 68, 68। ये चीज आप याद रखिएगा। फल मैंने आपको बता दिया। अंतिम बिंदु और टेम्परेचर अगर आप पूछ ले एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट दोनों का सेम होता है। एंड पॉइंट इसका भी 105 डिग्री सेंटीग्रेड एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु। और जेली का भी कितना होता है? 105 डिग्री सेंटीग्रेड एंड पॉइंट। ये चीज आप याद रखिएगा। तो देखिए, आज इस तरह से हमने परिरक्षण के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो रेगुलर फाइंड आउट करने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।